बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को भी आप उसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स देंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोज़ को आपने पसंद किया और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स दिए। नए आने वालों के लिए खुश आमदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टच करें और साथ ऑल को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। साथ रिक्वेस्ट के मेरे इस वीडियो पर कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स दें ताकि मेरी हौसला अफजाई भी हो और मुझे अपनी वीडियोस के बारे में पता भी लगता रहता है कि ये इसमें कितने लोगों ने तनकीद की, कितने लोगों ने पसंद किया, कितने लोगों ने जुज़वी तौर पे इसे यानी ना हाँ में ना ना में जवाब दिया। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि आजकल मैं पाकिस्तान के जितने भी आर्मी चीफ्स पाकिस्तान से लेके अब तक उनका बायोग्राफी कह लें पेश कर रहा हूँ और वो किताबों के हवाले साथ साथ मैं बताता रहता हूँ। उसमें कुछ कौमी भी हैं यानी पाकिस्तान भी हैं, कुछ इंटरनेशनल लेवल की किताबों के भी हवाले दे के और उसके अलावा जो हमारे तजिया कार हैं, हमारे माहरीन हैं, उनके अपना पर्सनल डायरीज़ के हवाले या उनकी राय या अखबारों का हवाला, उसके हिसाब से मैं इन पे तजिया करता हूँ। मेरी अपनी ज़ाती कोई इसमें राय नहीं है, ना मेरी किसी से कोई खुनक है। मैं सबकी इज़्ज़त करता हूँ, एहतराम करता हूँ। ये हमारे पाकिस्तान के आर्मी चीफ रह चुके हैं, सिपा सालार रह चुके हैं। तो ये साथ साथ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इससे कोई ये ना अगेंस्ट बात कर, क्योंकि कुछ राय इनके अगेंस्ट भी जा रही होती है। ये ना समझ ले कि जी ये ज़ाती तौर पे अपना कोई खन्नास रहा है। मेरा तो दूर दूर से इन सब के साथ कोई तलक भी नहीं है। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ जी आज के आर्मी चीफ के मुतालिक। 1965 की पाक भारत जंग में अखनौर के महाज पर लड़ने वाले एक नौजवान फौजी अफसर इस कदर बहादुरी से आगे बढ़े के पेश कदमी करते हुए 37 किलोमीटर भारतीय इलाके में घुस गए, जिस पर इनकी यूनिट 13 लांसेज को दी 10 पेयर हेड रेजिमेंट का एजाज़ मिला। PMLA 24 लॉन्ग क्रॉस से तल्लक रखने वाले इस नौजवान लेफ्टिनेंट का नाम जहांगीर करामत है, जो अफवाज पाकिस्तान के 12वें सिपा सालार बने। जी, जनरल जहांगीर करामत के वालिद का नाम करामत अहमद है और वो उनके घर में 20 फरवरी 1941 को पैदा हुए। आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ के हैवी मैंडेट के ख़िलाफ़ जनरल जहांगीर करामत ने कैसे पेशकदमी की। जनरल अब्दुल वहीद काकर ने मुद्दत मुलाजमत में तोसीक़ की पेशकश को कबूल करने से इनकार कर दिया तो नया सिपा सालार ढूंढने की फ़िक्र होने लगी। कम अज़ कम 5 जनरल आर्मी चीफ बनने की दौड़ में शामिल थे और इनमें सर फहरिस्त जनरल जावेद अशरफ काजी थे, जो DG ISI काम कर चुके थे और कोर कमांडर गुजरावाला का ओहदा संभाले हुए थे। लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर करामत चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर अहम उम्मीदवार थे। सबक कोर कमांडर कराची, कोर कमांडर जनरल नसीर अख्तर और कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद तारिक के नाम भी मतवक्का आर्मी चीफ के तौर पर लिए जा रहे थे। बेनज़ीर भुट्टो लेफ्टिनेंट जनरल जावेद अशरफ काजी के हक में थी। लेफ्टिनेंट जनरल नसीर अख्तर आसफ अली जरदारी के फेवरेट थे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद तारिक को वज़ीर आज़म से मुलाकात के बुलवाया गया, लेकिन बावजूद बात आगे ना बढ़ सकी। बेनज़ीर भुट्टो ने जावेद अशरफ काजी और फिर नसीर अख्तर के नाम तजवीज़ किए तो इस पर सदर फारूक लगारी ने एतराज़ कर दिया। सदर फारूक लगारी ने जनरल तारिक का नाम सामने रखा तो बेनज़ीर ने मुस्तरद कर दिया। चूँकि हतमी फैसला सदर फारूक लगारी को ही करना था, इसलिए उन्होंने जनरल जहांगीर करामत को जनरल अब्दुल वहीद काकर के जानशीन के तौर पर मुंतखब कर लिया। ईमान सदर से जनरल करामत को मुलाकात के लिए बुलावा आया तो सब ने कैसे क्रेडिट लेने की कोशिश की, ये तफसील भी बहुत दिलचस्प है। मलिहा लोधी ने जनरल जहांगीर करामत को फ़ोन किया और मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। पापा साली रेस्टोरेंट में होने वाली मुलाकात के दौरान मलिहा लोधी ने बताया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जहांगीर करामत का नाम बतौर आर्मी चीफ मुकर्रर किया है। कुछ देर बाद जनरल जहांगीर करामत से आसफ अली जरदारी ने रब्ता किया और मिलने को कहा। जहांगीर करामत आर्मी चीफ जनरल अब्दुल वहीद काकर से इजाज़त लेने के बाद
आसफ अली जरदारी से मिलने गए तो उन्होंने भी यही साबित करने की कोशिश की कि बतौर आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत का नाम वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो तजवीज़ किया है। सदर फारूक लगारी से जब जनरल जहांगीर करामत की मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि ये एक मुत्तफ़िका फ़ैसला है, मैंने आपका नाम तजवीज़ किया, जबकि जनरल वहीद काकड़ और वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इस फैसले पर एतराज़ न करते हुए रजामंदी का इज़हार किया। जनरल जहांगीर करामत का इसरार है कि उन्होंने जनरल अब्दुल वहीद काकड़ और सदर फारूक लगारी ने आर्मी चीफ बनाया और वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का इस मामले में कोई लेना देना नहीं था। शायद यही वजह है कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और सदर फारूक लगारी के तल्लुकात आपस में बिगड़ने लगे तो जनरल जहांगीर करामत ने सदर फारूक लगारी का साथ दिया। सवाल तो ये भी है कि सदर फारूक लगारी, जिनका शुमार मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बातमाद और भरोसामंद साथियों में होता था, वो चाबी वाले खिलौने कैसे बन गए। शुजा नवाज ने अपनी किताब क्रॉस्ड सॉर्ड में दावा किया है कि सदर फारूक लगारी को दुबई में एक पीरनी ने बशारत दी कि खुदा ने उन्हें चुन लिया है, इसलिए अब उन्हें मोहतरमा बेनज़ीर की इज़्ज़त करने की ज़रूरत नहीं। हेन केसलिंग की किताब द ISI ऑफ पाकिस्तान में बताया गया है कि सदर फारूक लगारी को ब्लैकमेल करने के लिए उनकी बेटी की काबिल एतराज़ वीडियो बनाई गई। अगर ये सच है तो फिर वो बात भी सही है कि इंटेलिजेंस ने तकरीबन हर बड़े सियासतदान की काबिल एतराज़ वीडियोस बनाई हुई हैं जिनको वक्त आने पर ब्लैकमेल किया जा सके। ज़ाहिर है जी, फिर यही समझ सकते हैं हम। ये वीडियो किसके कहने पर बनाई गई? एक मौक़िफ़ तो ये है कि आसफ अली जरदारी ने बारगेनिंग टूल के तौर पर यह वीडियो बनवाई, मगर हेन केसलिंग की राय ये है जो उन्होंने अपनी किताब द ISI ऑफ पाकिस्तान में कहा कि असल में ख़ुद ISI ने सदर फारूक लगारी को वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए ये वीडियो बनाई और फिर ये वीडियो सदर फारूक लगारी को पेश करके मतलूबा नताइज भी हासिल कर लिए गए, यानी मोहतरमा को फारग करने के। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दूसरी बार वज़ीर आज़म बनने के बाद बहुत मुहतात अंदाज में हुकूमत कर रही थी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की रवायात नज़रअंदाज करते हुए सीनियर तरीन जज जस्टिस साद सऊद जान के बजाय जूनियर जज जस्टिस सज्जाद अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट तैनात करके अब अदलिया को अपने ज़रिए असर करने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ फ़ौज से तल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की, मगर दोनों अदारों से दोस्ती की ये कोशिशें बेसूद साबित हुई। खुफिया हाथ मोहतरमा बेनज़ीर की हुकूमत गिराने के लिए एक बार फिर सरगर्म हो चुके थे। जनरल महमूद, जो इस वक्त DGMI थे, इन्हें ये कहते सुना गया कि अगर सदर फारूक लगारी ने वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को घर न भेजा तो फ़ौज उन्हें घर भेज दी गई। वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बलूचिस्तान में अकोड़ा डैम का इफ्तिताह करने जा रही थी तो एक सहाफ़ी अज़हर सुहेल इनके तैयार में हामते कामते हुए दाखिल हुए और बताया इन्हें DG मिलिट्री इंटेलिजेंस ने बुलाया और धमकाया। जनरल महमूद ने कहा तुम बेनज़ीर की हिमायत करना छोड़ दो, इस पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाओ, नहीं तो उसकी हुकूमत गिराने के बाद तुम्हें भी देख लेंगे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जनरल जहांगीर करामत को सूरत हाल से आगाह करते हुए मुतालबा किया कि हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें करने वाले फ़ौजी अफसरों को हटाया जाए, मगर जनरल जहांगीर करामत ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बात सुनी अनसुनी कर दी। वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की लाचारगी और बेबसी की मिसाल इससे ज़्यादा क्या होगी कि जब वो मुल्क पाकिस्तान की वज़ीर आज़म थी तो उनके भाई मीर मुर्तज़ा भुट्टो को कराची में एक फ़र्जी पुलिस मुकाबला में जहाँ बहक कर दिया गया और फिर गोयबल के पैरोकारों ने कमाल महारत से मीर मुर्तज़ा भुट्टो के खून के छींटे भी बेनज़ीर के दामन पर डाल दिए, यानी इन्होंने मरवाया जी अपने भाई को। जब बेनज़ीर भुट्टो को मीर मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल की खबर मिली तो रोती हुई नंगे पाँव भाई का आखिरी दीदार करने हस्पताल जा पहुंची। भाई के सर को हाथों में थाम कर चूमती और कहती, ज़ालिम इसे ना मारते, मुझे कत्ल कर देते। अभी मीर मुर्तज़ा भुट्टो के कब्र की मट्टी भी खुश्क न हुई थी कि फारूक लगारी ने अपने इरादे ज़ाहिर कर दिए और यह कहकर ख़तरे की घंटी बजा दी कि अगर कौमी मुहाद में हुआ तो असम्बलियाँ भी तोड़ दूँगा। एक तरफ खुफिया हाथ हुकूमत के ख़िलाफ़ हरकत में
आ चुका था, तो दूसरी तरफ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद इक़दामात ने अपोजिशन को मुश्तिल कर दिया। जद्दा में नए वक्त के चीफ एडिटर मजीद निज़ामी से मुलाकात के दौरान आसिफ ज़रदानी ने कहा, मियां नवाज शरीफ को लोहा बेचने का तजर्बा तो बहुत है, मगर उसने कभी लोहा पहना नहीं, मगर अब इन्हें लोहा पहनाने का वक्त आन पहुँचा है। क्या क्या गेमें हो रही हैं जी हुकूमतों के पीछे, समझ नहीं आ रही कि इसलिए हमारे पाकिस्तान का असल में बेड़ा गर्क हुआ है। ये चीज़ें जब जहाँ पर होंगी महलाती साजिशें, तो फिर पाकिस्तान का यही हाल है। शुक्र है ये बचा हुआ है मेरे हिसाब से। तो आसिफ अली ज़रदारी के कहने का मतलब यह था कि मियां नवाज शरीफ को हथकड़ी लगाने का वक्त आ गया है। मियां नवाज शरीफ ने हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक नजात चलाने का ऐलान कर दिया और कराची से पेशावर तक ट्रेन मार्च किया, जो खासा कामयाब रहा। इस दौरान मियां नवाज शरीफ के वालिद मियां मोहम्मद शरीफ को गिरफ़्तार कर लिया, तो हालात मज़ीद ख़राब हो गए। सदर फ़ारूक लगारी ने ब्रूट्स का किरदार निभाते हुए सीज़र को खंजर घूमने का फ़ैसला कर लिया था, मगर इक़दाम कत्ल का जवाज़ तलाश करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने एक बार फिर अपने मोहरे आगे बढ़ाने का फ़ैसला किया। एक तरफ मियां नवाज शरीफ ने सदर फ़ारूक लगारी से मुलाकात करके उन्हें हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन कार्रवाई करने को कहा, तो दूसरी तरफ जमात इस्लामी के अमीर काजी हुसैन अहमद ने बेनज़ीर को हुकूमत कराने के लिए धरने की फरमाइश पूरी कर दी। 4 और 5 नवंबर के दरमियानी शब खेल ख़त्म हो गया और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मुंह बोले भाई, ये उसे अपना भाई कहते थे जी, ये रिकॉर्ड में है। सदर फ़ारूक लगारी ने 58(2)B का वार करके बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बरतरफ कर दी। 5 नवंबर 1996 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिरा दी गई और मलक मेराज खालिद को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया और 3 फरवरी 1997 को आम इंतखाबात करवाने का ऐलान कर दिया गया। हस्बे दस्तूर मिठाइयाँ तकसीम हुई और मियां नवाज शरीफ ने गुलदस्ते वसूल किए। मोहतरमा बेनज़ीर की हुकूमत गिराने वालों की ख्वाहिश पर हस्बे रवायत इंतखाबात से पहले एहतसाब का नारा लगाया गया। सदर फ़ारूक लगारी भी चाहते थे कि निगरान हुकूमत का दौरानिया 2 साल तक बढ़ाया जाए, ताकि उनकी मुद्दत मुलाजमत यानी एज ए सदर पूरी हो जाए जी। हर कोई अपने मुफाद के चक्कर में था। निगरान वज़ीर-ए-आज़म मलक मेराज खालिद ने यह कहकर अपने अज़ाइम और इरादे ज़ाहिर कर दिए कि एहतसाब ना हुआ तो गर्म इनकलाब आएगा। यहाँ तक कि मुंसफ़े आला जस्टिस सज्जाद अली शाह ने भी सदर फ़ारूक लगारी को इंतखाबात मुलतवी करने की तजवीज़ दी। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा, एक करप्ट टोला जाएगा तो दूसरा करप्ट टोला आ जाएगा। इलेक्शन ना करवाओ बल्कि रेफरेंडम कराओ, इससे फ़ौज भी खुश हो जाएगी और मकासद भी हासिल हो जाएंगे। ये हसरत इसलिए पूरी ना हो सकी कि मुल्क माशी बहरान का शिकार था और कोई भी आलमी अदारा या मुल्क निगरान हुकूमत को कर्ज देने पर तैयार ना था, जैसे आजकल हो रहा है जी। आजकल भी तो यही हो रहा है। निगरान हुकूमत के दौरान एक अहम पेशरफ्त ये हुई कि कौमी सलामती कौंसल बन गई, जो आगे चलकर आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत के इस्तीफ़ा का बास बनी। अभी इंतखाबात के इनकाद में कई माह बाकी थे कि तमाम एजेंसियों और अदारों ने मियां नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल देना शुरू कर दिया। यानी ग्रीन सिग्नल मिल गया था ना कि अगले वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ही होंगे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी मियां नवाज शरीफ की तरह अपनी बरतरफी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पहले तो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए और फिर आम इंतखाबात के इनकाद से महज 3 रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट ने सदारती हुक्मनामे को जायज़ करार देते हुए मोहतरमा बेनज़ीर की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 3 फरवरी 1997 को होने वाले आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने झाड़ू फेर दिया और मियां नवाज शरीफ एक हैवी मैंडेट लेकर एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म बनने में कामयाब हो गए। तो उन्होंने पहली फुर्सत में ही इस 52(8)B की इस तलवार को तोड़ने का फ़ैसला किया, जिससे कई वज़ीर-ए-आज़म के गले काटे जा चुके थे। हैवी मैंडेट के बावजूद मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को इस आइनी तरमीम के लिए बहुत से बड़े घरों का तवाफ़ करना पड़ा। सबसे पहले सिपह सालार जनरल जहांगीर करामत की मंशा व मर्ज़ी मालूम की गई और फिर डेरा गाजी खां के इलाके चोटी ज़ेरी में सदर फ़ारूक लगारी के आस्ताने पर हाज़िरी दी गई। दोनों तरफ से NOC मिलने के बाद कौमी असम्बली में 13वीं आइनी तरमीम का मसौदा पेश किया गया, जो ईवान ने मुत्तफ़िका तौर पर
منظور کر لیا۔ اگلے روز یہ بل سینٹ میں پیش کیا گیا تو ایوان بالا نے بھی اس بل کی متفقہ طور پر منظوری دے دی گئی اور اس طرح صدر کے پاس سے وہ پاورز چھین لیں جس سے وہ اسمبلیاں تحلیل کر سکتا تھا۔ 8ویں ترمیم ختم ہونے کے بعد -1 فارمولے کے تحت ایک نئی ٹرائکا وجود میں آئی جس میں صدر ممکن سپہ سالار اور منصف اعلیٰ شامل تھے۔ کیسے سازشیں پاکستان میں ہوتی ہی رہی ہیں شروع سے لے کے اب تک۔ علمان الحفیظ جبکہ وزیر اعظم کو اس ٹرائکا سے مائنس کر دیا گیا، فاروق لغاری، جہانگیر کرامت اور جسٹس سجاد علی شاہ کے درمیان خاموش مفاہمت سے نئی کھچڑی پکنے لگی اور جسٹس سجاد علی شاہ نے وہی کردار ادا کیا جو 2018-19 میں چیف جسٹس حاکم نثار نے کیا۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے قانون سازی میں روڑے اٹکانا شروع کر دیے تو پارلیمنٹ میں جوڈیشل سسٹم پر تنقید ہونی شروع ہو گئی۔ وزیر اعظم میاں نواز شریف نے بھی فلور آف دی ہاؤس پر جسٹس سجاد علی شاہ کو تنقید کا نشانہ بنایا، جس پر جسٹس سجاد علی شاہ نے توہین عدالت کا نوٹس بھیج کر میاں نواز شریف کو طلب کر لیا۔ حامد علی خان اپنی کتاب ہسٹری آف دا جوڈیشری ان پاکستان میں بتاتے ہیں کہ جنرل جہانگیر کرامت نے ثالث کا کردار ادا کرتے ہوئے توہین عدالت سے مقدمہ کی سماعت ملتوی کروائی۔ شجاع نواز اپنی کتاب کراسڈ سورڈز میں اس ثالثی کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایوان صدر میں فاروق لغاری، نواز شریف، سجاد علی شاہ اور جہانگیر کرامت کے مابین ملاقات شروع ہوئی تو جنرل جہانگیر کرامت نے بات کا آغاز کرتے ہوئے چیف جسٹس سے کہا کہ کیا وہ توہین عدالت کا کیس واپس لیں گے تو جسٹس سجاد علی شاہ کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو گیا اور انہوں نے کہا، آپ مقدمات میں کیسے مداخلت کر سکتے ہیں؟ میں یہاں مقدمات کے فیصلے کرنے نہیں آیا۔ اس پر صدر فاروق لغاری نے تجویز دی کہ آپ اس مقدمے کو 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دیں۔ جسٹس سجاد علی شاہ مان گئے تو میاں نواز شریف نے کہا، رحم کریں۔ ایسے میاں صاحب بھی بڑی جلدی ہر کسی کے آگے لیٹ جاتے ہیں، یہ ان کا شروع سے اب تک یہی حال ہے۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے کہا، میں چیف جسٹس ہوں، میرا کام رحم کرنا نہیں انصاف کرنا ہے۔ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف بغاوت ہو گئی۔ پہلے سپریم کورٹ کوئٹہ رجسٹری، پھر پشاور اور بعد ازاں سپریم کورٹ نے فل بینچ نے جسٹس سجاد علی شاہ کی تعیناتی کو کالعدم قرار دے دیا، مگر محلاتی سازشوں کا سلسلہ جاری رہا اور ہیوی مینڈیٹ لے کر آنے والے وزیر اعظم کو محض 10 ماہ بعد ہی گھر بھیجنے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے اپنے خلاف فیصلہ آ جانے کے باوجود اپنے حامی چند ججوں کو ساتھ بٹھا کر عدالت لگائی اور 8ویں آئینی ترامیم بحال کر دی۔ رات کے ایوان صدر میں ایک اہم ترین اجلاس ہوا جس میں صدر فاروق لغاری، وزیر اعظم نواز شریف، آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت، چیئرمین سینٹ وسیم سجاد، وزیر قانون خالد انور اور DGISI لیفٹیننٹ جنرل نسیم رانا موجود تھے۔ وزیر قانون خالد انور نے مقدمہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف فیصلہ آ چکا، انہیں سبکدوش کرنے کے احکامات جاری کیے جائیں۔ صدر فاروق لغاری نہ مانے تو چیئرمین سینٹ وسیم سجاد نے کہا، میں دستوری وکیل ہوں اور وزیر قانون کی سفارشات قانون کے عین مطابق ہیں۔ صدر فاروق نہ مانے اور کہنے لگے، میں استعفیٰ دے دیتا ہوں، وسیم سجاد صدر بن جائیں گے، ان کے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں، جو آپ چاہیں گے وہ کر دیں گے۔ الہی بخش سومرو نے کہا، آپ ایک سندھی جج کی خاطر استعفیٰ کیوں دیں؟ جنرل جہانگیر کرامت اور لیفٹیننٹ جنرل نسیم رانا نے بھی صدر کے مستعفی ہونے کی مخالفت کی۔ بحث و مباحثہ کے دوران صبح کے 4 بج گئے مگر فیصلہ نہ ہو سکا۔ نشست برخاست ہوئی تو جنرل جہانگیر کرامت نے صدر کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر غضنفر کو ایک چٹ پکڑائی اور کہا، صبح صدر فاروق لغاری جب بیدار ہوں تو یہ پیغام فوری طور پر ان تک پہنچا دیا جائے۔ اس چٹ پر لکھا تھا، اگر آپ استعفیٰ دینے کا فیصلہ کرتے ہیں تو صبح میں بھی استعفیٰ دے دوں گا۔ فیصلے کی گھڑی آن پہنچی تھی، اگرچہ جسٹس سجاد علی شاہ کے فیصلوں کی کوئی قانونی حیثیت نہ تھی اور سپریم کورٹ کا 10 رکنی بینچ 8ویں ترمیم کی بحالی کے فیصلے کو کالعدم قرار دے چکا تھا، مگر صدر لغاری اب بھی استعفیٰ دینے کے بجائے
حکومت کو گھر بھیجنے کا فیصلہ کیے ہوئے تھے، اس وقت ایک وزیر خزانہ سرتاج عزیز اپنی کتاب بٹوین ڈریمز اینڈ ریالٹی میں بتاتے ہیں کہ صدر فاروق لغاری نے 2 دسمبر 1997 کو آرمی چیف کو ملاقات کے لیے بلوایا اور صورتحال بیان کرتے ہوئے کہا، میں جمہوری اصولوں اور روایات پر یقین رکھتا ہوں، مگر حالات اس قدر خراب ہو جائیں تو اس نوعیت کے کڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، یعنی ماشاء اللہ جی۔ جنرل جہانگیر کرامت نے کوئی واضح جواب تو نہ دیا، البتہ ان کی خاموشی بتا رہی تھی کہ وہ کچھ اور ہی سوچ رہے ہیں۔ شجاع نواز نے اس ملاقات سے پہلے کی کڑی بیان کی ہے، جب جنرل جہانگیر کرامت ملٹری سیکرٹری کو چٹ تھما کر چلے گئے۔ وہ کراسڈ سورڈز میں لکھتے ہیں کہ صدر فاروق لغاری سوئے نہیں تھے بلکہ جاگ رہے تھے۔ انہوں نے جنرل جہانگیر کرامت کے گھر پہنچنے کا انتظار کیا اور پھر فون کر کے کہا، اگر آپ نے بھی استعفیٰ دے دیا تو نواز شریف بہت طاقتور ہو جائے گا اور یہ بندر کے ہاتھ اس طرح پکڑانے والی بات ہوگی۔ صدر فاروق لغاری نے یہ کہہ کر فون رکھ دیا کہ آپ صبح ایوان صدر آئیں، پھر بات کرتے ہیں۔ صدر فاروق لغاری اور آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت کے درمیان جو بھی بات ہوئی، لیکن جب 2 بجے آرمی چیف ایوان صدر سے روانہ ہوئے اور کسی قسم کے احکامات جاری نہ ہوئے تو وزیراعظم سیکریٹریٹ کو معلوم ہو گیا کہ صدر فاروق لغاری کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ آخری چال کے طور پر 100 سے زائد ارکان قومی اسمبلی کے دستخطوں سے صدر کے مواخذے کی تحریک جمع کروائی جا رہی تھی تو شام 5 بجے صدر فاروق لغاری کا استعفیٰ موصول ہو گیا۔ جنرل جہانگیر کرامت نے ایٹمی دھماکوں کی مخالفت کیوں کی اور نواز شریف نے ان سے استعفیٰ کیسے لیا، یہ سب معلوم ہو سکے اگلی قسط میں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب بہت ہی محلاتی سازشیں جی، دیکھیں جی اگلے میں انشاءاللہ آپ کو نئی قسط میں ان کے بارے میں بتاتا ہوں کیا ہوا جی۔ اجازت چاہتا ہوں جی ایک بار پھر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔